शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। दिल्ली स्टूडियो से अब्दुल नबी हसन और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज जे के स्पेशल लेके हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े हालात के मामलात से और वो है तालिबान। और तालिबान काबुल पर कब्जा करने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे पंजशीर पर चढ़ाई करने का मन बना चुके हैं। पंजशीर के आसपास घेरा डाला जा चुका है और माना जा रहा है कि अब्दुल्ला से लेके बुरहानुद्दीन रब्बानी तक जब तालिबान से मिलेंगे तो हालात तालिबान के यकसर बदल भी जाएंगे और फिर तालिबान का अगला पड़ाव क्या होगा। सियासी तज्ज़िया निगार और सूरत हाल पर नजर रखने वाले बता रहे हैं कि तालिबान पिछले 40 सालों से बंदूक चलाने के आदी हो चुके हैं और जब अफगानिस्तान में हालात ठीक हो जाएंगे तो वो कोई और पड़ाव भी देखेंगे बंदूक चलाने के लिए। तो साफ जाहिर है दुनिया में फिलहाल माना जाता है कि सबसे पहला पड़ाव तालिबान का फ़लस्तीन हो सकता है, इसराइल हो सकता है, लेकिन इसराइल बहुत दूर है। तो फिर वो क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली को अमल में लाते हुए उन्हें हिंदुस्तान की तरफ ना मोड़ दे। और साफ जाहिर है कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान और कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं पाकिस्तान तालिबान को इसमें कामयाब भी करा सकता है। लेकिन फिर हिंदुस्तान की तरफ से क्या जवाब होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर अब अच्छी खबर भी आ रही है और माना जा रहा है कि हिंदुस्तान और तालिबान के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है और ट्रैक 2 पे हुई बातचीत कुछ हतमी नताज लेके आ रही है। माना यह भी जा रहा है, सियासी तज्ज़ियार ये भी बता रहे हैं कि दोहा से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये शुरू होते हुए अब आगे भी बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को लेकर दिल्ली में कल वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ऑल पार्टीज मीटिंग भी हो रही है जिस दौरान तालिबान और हिंदुस्तान के दरमियान के ताल्लुकात और उस पर सारी सूरत हाल पर बहस भी की जाएगी। नजरें कल दिल्ली के ऑल पार्टीज इजलास पे और इस इजलास में दौरान तालिबान के हवाले से ताल्लुकात पर बहस भी की जाएगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि हालात या ऊंट किस करवट बैठता है। ये दिल्ली और तालिबान अफगानिस्तान का मामला, लेकिन अंदर की बात भी आपको बताते चले। अंदर में महबूबा मुफ्ती के तेवर बड़े बराबर तेज हैं और आज भी महबूबा मुफ्ती के तेवर तेज ही थे। जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके में महबूबा मुफ्ती थी और आपको बताते चले अंदाज़ा यही है कि जो आज का पार्टी का कन्वेंशन या इजलास था, ये इजलास 2019 के बाद सबसे बड़ा इजलास भी समझा जा सकता है जहां इस तादाद में लोग आए हुए थे। साउथ कश्मीर का शोपियां का इलाका और शोपियां के इलाके में इस तादाद में लोगों का आना खुद बयान कर रहा था कि पीडीपी का ग्राफ कम नहीं हुआ है और जहां अगर इनके लीडर चले गए लेकिन अभी भी इनके पास कैडर है, अभी भी इनके पास वर्कर हैं। और यहां महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल भी हुआ, नारेबाजी भी हुई और महबूबा मुफ्ती के बयान या तकरीर पर सबकी नज़र थी। और महबूबा मुफ्ती ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद आसिया नकाश के साथ साथ दूसरे लीडरान को की पीठ थपथपाई और ये भी बताया कि जिस तरह एजाज काम कर रहा है, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने काम किया है और जिस तरह आसिया नकाश ने पीडीपी को आगे बढ़ाया है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि इनकी बेइंतहा मेहनत से इस वक्त ये सारी सिचुएशन रंग ला रही है। अपने लीडरान अपने कारकुनों की तारीफ और तारीफ के बाद ताबड़तोड़ हमले और पहला हमला सीधा दिल्ली पे और दिल्ली को यह भी बता दिया कि इस वक्त बीजेपी उनके बकौल महबूबा मुफ्ती के बकौल मुल्क में बंदूक से लोगों को डरा रही है। बीजेपी सरकार का लफ्ज उन्हें इस्तेमाल करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में खामोशी तो है लेकिन उनके मुताबिक ये खामोशी अमन की निशानी नहीं है बल्कि ये खामोशी एजेंसीज की है। उन्हें NIA, ED या दूसरी CBI दूसरी एजेंसीज का नाम लेते हुए बताया कि सब उनकी वजह से है और ये खामोशी अमन की निशानी नहीं है। और ये भी बता डाला कि चीन से जंग की सूरत हाल जो पैदा हुई है उसकी असल वजह 370 का ले जाना भी है। और बीजेपी पर सीधा इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि बीजेपी ने 7 सालों में पुल भी बेच डाले, सड़कें भी बेच डाली, एयरपोर्ट भी बेच डाले, सब कुछ बेच डाला। और कश्मीर के नौजवानों को मुखातिब करते हुए बताया कि जो कुछ 70 सालों में डेमोक्रेसी की बुनियादों को मजबूत किया गया था उस सब को बीजेपी ने 7 सालों में रोंद डाला। और नौजवानों को मुखातिब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि बंदूक उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा, पत्थर उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और नौजवानों को मुखातिब करते हुए बताया कि आप काम करें, मैं आपकी नुमाइंदा हूं, मैं आपकी बात करूंगा। जरा सुनते हैं महबूबा मुफ्ती की तकरीर, लहजा और तेज या ताबड़तोड़ हमला।
BJM عوامی نیشنل کانفرنس BJKPM بے پنن ورکرن مدوم منجر شاہ کھا لڑائی تراؤن چھنا بیر لڑائی چھ تراؤن اس منجر NCO سے باقی جمعوں سے منجر شاہ شکل ہو کیسے کاشر شاہ امیت اک PNGD سے بیشم تیم دی کھوزر کم دی شو کھوزر وہ بھی ڈرتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے ہمیں کیا گلا ہونا چاہیے اس ملک کے لیڈرشپ کے ساتھ ہمیں کیا گلا ہونا BJP کے ساتھ انہوں نے تو ملک بیچ دیا انہوں نے تو سڑکیں بیچ دی انہوں نے تو پل بیچ دیے انہوں نے تو ٹول پلازا بیچ دیے انہوں نے تو ایئرپورٹ بیچ دیے انہوں نے تو ریلوے اسٹیشن بیچ دیے انہوں نے تو پیٹرول پمپ بیچ دیے انہوں نے تو پاور اسٹیشن بیچ دیے تو جموں کشمیر کے اس کیا کر رہا میں آج بھی کہنا چاہتی ہوں اپنے نوجوانوں سے بندوق مت اٹھاؤ بندوق اٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پتھر مت اٹھاؤ پتھر اٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پتھروں کا 2016 سے پتھر چلایا ہم نے اس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں آج جن کو میں نے معافی بھی دی تھی امنسٹی بھی دی تھی ان کو بھی نکال کے پولیس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں ان کے بھی پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں ڈنڈا کہیں نہیں چلتا ہے اگر بچے کو بھی ماں باپ ڈنڈا چلاتے ہیں تو وہ بھی ہاں سچو روزان کیا اس لیے ڈنڈے کے بل بوتے پہ بندوق کے بل بوتے پہ آپ یہاں کے لوگوں کو زہر نہیں کر سکتے ہیں یہاں کے لوگ خاموش ضرور ہیں مگر یہ خاموشی امن کی نشانی نہیں ہے یہ جو دہشت میں کس لوگ دبن کام کر رہا خدا جی نے جاتی کہ کچھ ڈوبنے ایسے شام سوچم پولیس مل گھر سنا کی قسم یہ کیسا رشتہ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں جموں کشمیر کے ساتھ دل کی دوریوں کو مٹانا چاہتا ہوں مگر آپ کے گورنر صاحب کہتے ہیں ہم کو ڈنڈا چلانا ہے کیونکہ پاکستان بندوق چلاتا ہے ہم نے تو پاکستان کے ساتھ اعلان نہیں کیا تھا ہم نے تو آپ کے ساتھ اعلان کیا تو آپ ہمیں جو پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو آج جموں کشمیر کے لوگ اس حالت میں کیوں ہیں کہ جس جموں کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کو ایک وقت میں یہ بولا حملہ ور خبردار ہم کشمیری ہیں تیار بولا کہ نہیں اس وقت ہندوستان کی کوئی نہیں تھی آج ہندوستان کی ساری طاقت لگی ہوئی ہے سرکار کی BJP کی سرکار کی ہم بھی کشمیر میں جھنڈا چڑھائیں گے یہ کون سی بات ہوگی ارے یہ کون سی بات ہوگی آسیہ جی نے بھی بولا ہم تو اس جھنڈے کی بھی عزت کرتے ہیں جو ہمارا اپنا جھنڈا ہے ہمارا آئین کا جھنڈا ہے جس کی ہم نے قسم کھائی ہے جب میں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے ہمیں وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو اس میں آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے شرارت کیا تو یہ پاکستان سے بات کرا اور جب محبوبہ مفتی کہتی ہے ان سے بات کرو یہ خون خرابہ بند کرو تو غصہ آتے ہیں چین کے ساتھ بات کرتے ہیں بار راؤنڈ مگر حاصل کیا ہے 370 ختم کرنے کے بعد حاصل یہ ہے کہ ریاست کے ٹکڑے کیے چین ہماری زمین پہ قابض ہو گیا ہے مگر کوئی کہتا نہیں ہے کیونکہ یہ جو مودی میڈیا ہے ان کو ہر وقت ہوم منسٹری سے ملتا ہے کہ آج شام کو کیا کیا چلانا ہے چلیے محبوبہ مفتی کو آپ نے سنا ہم ہندوستان کے جھنڈے کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارا اپنا بھی جھنڈا ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں یہ محبوبہ مفتی کا بیان نوجوانوں کو طرح بتایا کہ میں آپ کی نمائندہ ہوں میں آپ کی بات کروں گی لیکن بات نوجوانوں کی تو سری نگر کی کشمیر یونیورسٹی میں ریاست کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی آج نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ خوشی انہیں ہوتی ہے کہ جموں کشمیر کا نوجوان جموں کشمیر UT کا نوجوان دنیا کے باصلاحیت نوجوانوں میں شامل ہے اور ہمیشہ سے اس نے صحیح اور مثبت قدم اٹھائے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے خصوصی کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے ان گولڈ میڈلسٹ اور گریجویٹ ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد بھی دی جو ان امتحانات میں کام ہوئے ہیں اور انہوں نے امید کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ایک وقت وہ دیکھ رہے ہیں جب جموں کشمیر کا نوجوان دنیا میں اپنا سکہ جما کے رہے گا سری نگر میں منوج سنہا جہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ڈگنیٹریز موجود تھے اس کنوکیشن میں وہاں پہ انہوں نے منوج سنہا نے کیا بتایا آپ کو سناتے ہیں وال گیٹ میں بھی لکھا ہے
सत्यचनों थुरिये संदारिये, यानी उस रास्ते पर बिल्कुल भी सब सुबह या खौफ नहीं होना चाहिए। आपने जो तालीम हासिल की है, आपके शिक्षकों ने जिस एतबार से आपको दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार किया है, मैं मानता हूं कि उससे आप लोग बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के जितने भी पुराने साहित्य हैं, उनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं रहा है। यहाँ बच्चियों को बच्चों के समान माना गया है और कुछ पुस्तकों में तो उनका स्थान पुरुषों से भी ऊपर है। पहले सत्र में जो 27 जुलाई को कन्वोकेशन हुआ था, जो गोल्ड मेडल दिए गए थे, उनमें 16 लड़कों के मुकाबले 42 लड़कियों को गोल्ड मेडल मिले। और आज जो दूसरा सत्र है, 72 लड़कों के मुकाबले 240 बच्चियों को गोल्ड मेडल मिला। मैं फिर से इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए सभी बच्चियों को, बेटियों को विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। नौजवान साथियों, आपने यहाँ जो सीखा है, जो जाना है, वो जम्मू कश्मीर और देश की तरक्की को एक नई रफ्तार देने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि तालीम अभी खत्म नहीं हुई है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न बने, जिसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खसूसी कन्वोकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी का तलबा की हौसला अफजाई और तलबा की पीठ थपथपाई, जिंदगी में मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन जब बात मुकाम की बात आती है तो कहते हैं कि मुकाम तब मिलता है जब चेहरा खुशगवार हो, खूबसूरत हो। तो चेहरा खुशगवार होगा, खूबसूरत होगा, उसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक पापड़ होता है कि सुबह सुबह मुंह धोना पड़ता है। और हमारे एक कहावत भी है कि मुंह, जब कोई बात गलत कर जाए तो उसको कहते हैं जरा जाके मुंह अपना धो के आइए। लेकिन जब बात कोई गलत करे तो मुंह धोने के लिए पानी पे टैक्स हो और बारी टैक्स हो तो फिर वो मुंह कैसे धोया जाएगा। मिसालें काफ़ी दी जा सकती हैं। फिलहाल एक मिसाल हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पानी की क्राइसिस चल रही है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार हमें बताया जाता है कि पीने का पानी मुहैया नहीं है, इंतज़ामिया मुहैया नहीं करा सकी है। और पानी मुहैया न कराने के बावजूद भी अब सरकार टैक्स लगा रही है। और ये टैक्स सरकार ये बता रही है कि 2022 से जम्मू कश्मीर में बराबर तौर पे मीटर नस्ब किए जाएंगे और 2022 से बाज़ाब्ता तौर पे मीटर नस्ब करके आपको माहाना कितना पानी खर्च करना है उस हिसाब से कर चुके हैं, उस हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। लेकिन फिलहाल जब तक मीटर नस्ब होंगे तब तक 10% आपके पानी के में इजाफी टैक्स आपसे वसूल किया जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 3 साल पानी जो 300 रुपये सालाना या 6 महीने के लिए होता था, अब 4000 की कीमत के आसपास पहले ही पहुंच चुका है। 4000 का, लगभग 4000 का आपको टैक्स देना पड़ता है। और वो पानी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिस पानी के पीने से टीबी भी हो सकती है, जिस पानी के पीने से लिवर भी खराब हो सकता है, उस पानी के पीने से लंग्स भी खराब हो सकते हैं, किडनियों का सवाल ही कहा नहीं जा सकता है। ये वो पानी और उस पर एक और टैक्स लगा रही है। और सरकार ये टैक्स क्यों लगा रही है, जरा सरकार की भी सुनते हैं। उसके बाद हम कुछ आदाद शुमार सरकार के सामने रखेंगे और बताएंगे कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अथॉरिटी का असेसमेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉस करीब 30-35% आते हैं। मतलब जब हम पानी जो छोड़ते हैं और जो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है तो उसमें करीब 30-35% का लॉस होता है। तो वो सब मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसमें हमको इन बातों का खास ध्यान देना होगा ताकि ये लॉस जो है वो कम से कम हो। जब जैसे मीटरिंग शुरू होगा तो वेस्टेज जो है वो कम होंगे, जो ऐसे लॉस हो रहे हैं वो कम होंगे। लोगों में एक फीलिंग जनरेट होगी economical use of water. They will consider water as an economic good. तो ये जरूरी है।
चलिए, सरकार का आदाद शुमार 30 से 35% वाटर लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, मैनेजमेंट में। तो वाटर लॉसेस कौन करता है? क्या पब्लिक करती है? सरकार का नल टूटा है, सरकार ने पुराना नल लगाया, तो नुकसान क्या आवाम भरेगी? ये बहुत से सवाल हैं और इन्हीं सवालात के कटघरे में बहुत से मामला आते हैं। जरा हम लोगों के भी सुनते हैं। हमने कुछ सहाफियों से बात की, एक सहाफी की सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं सरकार के इस नए फैसले पर, और इस फैसले के बाद हम कुछ आदाद शुमार भी आपको बताएंगे। फिलहाल लोगों को पानी की क्राइसिस है, सरकार मीटर लगा रही है। जरा हमारे सीनियर साफी क्या कहें। देहात में तो वाटर सप्लाई का हाल ही बेहाल है, शहर में भी हालात बड़े ख़राब हैं। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन्स है, वाटर रिजर्वर्स है, या जो टैंकीज़ हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वो ख़राब पड़े हैं। पहले वो वाटर सप्लाई का पूरा निज़ाम एक दफ़ा दुरुस्त किया जाए, उसके बाद अगर वाटर फी लेंगे या मीटराइजेशन करेंगे, उस पर तो ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मेरा एतराज़ यही है कि पहले सरकार आवाम को वो सहूलियात दे, और उसके बाद अगर उन सहूलियात का फीस भी लेना चाहेगी तो उस पर कोई किसी मुझे कोई एतराज नहीं है। सीनियर सहाफी बता रहे हैं लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए, फीस भरना है, सही पानी मिले, लेकिन कौन सा पानी? और हम आदाद शुमार जरा बता देते हैं। हमारे पास जो आदाद शुमार हमने इकट्ठे किए, 2005 अगस्त के बाद एक नया सब कुछ रिऑर्गेनाइज हुआ। उस रिऑर्गेनाइज में सरकार ने तब बताया कि वाटर क्राइसिस है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में ही वाटर क्राइसिस के हवाले से एक प्रोजेक्ट्स की डिटेल सरकार ने मांगी, और सरकार को तब डिटेल दी गई और बताया गया कि लगभग 421 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाथ में लिए गए हैं, और वे हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उन पे काम नहीं हो रहा है। और फिर साल 2019 में सरकार ने इन लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से शुरू करने के हवाले से वर्ल्ड बैंक से 1000 करोड़ रुपए की रकम भी उधार ली, और उस पे 9% सूद देने की बात भी की, इंटरेस्ट 9% पे। और सरकार के उन आदाद शुमार को हम आपको बताते चलें, उनमें से 54 जो नए लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे वो अनंतनाग में थे। कुलगाम में ये तादाद 34 की थी, पुलवामा में 40 की थी, शोपियां में 11 की थी, बडगाम में 34 की थी, श्रीनगर में 17 की थी, गांदरबल में 35 की थी, बारामूला में 82 प्रोजेक्ट थे, बांडीपोरा में 38 प्रोजेक्ट थे, और 72 प्रोजेक्ट कुपवाड़ा में थे। इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है उसके 4 प्रोजेक्ट थे। ये सरकार ने PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल के जितने भी पानी के रिलेटेड महकमे हैं उनसे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल ली। सरकार ने इन लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स के लिए 1000 करोड़ रुपया 9% के इंटरेस्ट पे, सूद पे भी लिया, और यह भी बताया कि मार्च 2022 में ये सभी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं। तो मजे की बात आपको बताते चले, 1000 करोड़ रुपया सरकार ने लोन लिया। इस वक्त जो हमारे पास आदाद शुमार हैं, जो जुलाई 2021 में हमारे पास आए हैं, जुलाई 2021, तो 1.5 महीना पहले जो हमारे पास सरकार के आदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक अनंतनाग के 54 में से सिर्फ 10 मुकम्मल हुए हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट्स बचते हैं 44, उनमें सिर्फ 10 से 20% काम हुआ है। कुलगाम में 34 में से 13 ही मुकम्मल हुए हैं, बाकी का भी हाल वही है, 10 से 20% काम। पुलवामा में 40 और इनमें 13 मुकम्मल हुए हैं, बाकी में 4 से 5% काम हुआ है। शोपियां में 11 में से 3 हुए हैं, बाकी में 8 से 10% हुआ है। बडगाम में 34 में से 3 मुकम्मल हुए हैं, बाकी 31 में राम नाम सत्य है। श्रीनगर में 17 में से कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ है। गांदरबल में भी 35 में से कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ है। बारामूला के 82 में से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, बाकी सब बल्ले बल्ले हैं। और बांडीपुरा के 38 में से 4 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, बाकी सब ऐसे हैं। और कुपवाड़ा के 72 में से 2 हैं, 70 नल्ले के ठल्ले रखे हुए हैं। और कुल मिला के 421 प्रोजेक्टों में से 51 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए पे 9% माह सूद देते हैं। और उसके बाद PHE और इस डिपार्टमेंट ने जो लोगों को पानी देता है, वो अब तक इन प्रोजेक्टों को जो साल 2022 के मार्च तक मुकम्मल करने थे, 102 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च कर चुका है। बाकी सारा पैसा लैप्स हो रहा है, हो भी चुका है, क्योंकि 2022 में ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में मुकम्मल नहीं हो सकते। तो साफ जाहिर है सरकार पीने का साफ पानी देगी, पीने के पानी का बिल वसूल करेगी, लेकिन किस पानी का, ये सरकार से जरा पूछा जा सकता है। और सरकार के ये कश्मीर का डाटा है, जम्मू का डाटा भी है, वो अलग आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कश्मीर के डाटा में से 102 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार खर्च कर चुकी है, बाकी खर्च नहीं किए जा चुके हैं। और खर्च जब किए नहीं गए हैं, जब पानी का वही नल जो महाराजा हरि सिंह के ज़माने में बिछाया गया हो, उसी नल से पानी पहुंचाया जा रहा हो, तो वाटर लॉस नहीं होगा। लोग पानी के हवाले से बहुत ही जिम्मेदारी का एहसास
करते हैं और एहसास करते हुए बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन सरकार का एहसास कहाँ है? क्या सरकार सिर्फ लोगों पे टैक्सी लगा सकती है? अपने कारखाने अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं कर सकती है? अपने मुलाजमीन को टास्क पे नहीं लगा सकती है? ये शहर में पूछा जा सकता है, ये सहाफ़ी पूछ रहे, और ये दुनिया का हर शख्स पूछने का हक रखता है कि अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये एक पहलू। लेकिन ज़रा अनंतनाग के इलाके की भी बात करते हैं, और अनंतनाग के इलाके में पानी की क्राइसिस, उस अनंतनाग में जहां कुकरनाग का चश्मा भी है, जहां दरियाई जहलम भी वहीं से बहता है, और नदी नालों के लिए अनंतनाग के लिदर से लेके दूसरे नाले मशहूर रमशू का पानी भी उधर से गुजरता है, और ये सारा पानी होने के बावजूद अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। ज़रा उनकी भी सुनते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं। सड़क तुम कह चीज नलक न कह चीज, अगर गवर्नमेंट कर मेहरबानी कर रहम रोज मुमरी याद, तिज मुश्किल नलक कह चीज सड़क सारी खुद मुश्किल कर सड़क यपर किन बे आब अ नलक आ काल पगह बेमार भी। चलिए, अनंतनाग में जुनैद हमारे साथी ने लोगों से बात की। पानी की क्राइसिस, लोग कहते हैं सरकार का कोई पुर्जा यहाँ काम नहीं कर रहा है। सरकार का पुर्जा काम कैसे करेगा? ये सरकार का ऑर्डर है मेरे पास, ये तस्वीर सरकार का हुक्मनामा है जिसकी फोटो कापी है, और ये फोटो कापी हमारे पास है। ये कल जम्मू डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर ने एक लिस्ट जारी की है कि कल दिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू डिवीजन में के मुख्तलिफ इदारों में 1173 मुलाजमीन को एब्सेंट पाया। ये 1173 मुलाजमीन में डिस्ट्रिक्ट अफसर भी थे, इनमें चौकीदार भी था, इनमें दूसरे सारे लोग थे। ये पूरी फहरिस्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और टेलीविजन स्क्रीन में ये 1173 मुलाजमीन सिर्फ एक जम्मू डिवीजन में थे, और इनको पूछने वाली जब सरकार होती तो लोग इतने एब्सेंट नहीं होते। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर कल डिविजनल इंतजामिया जम्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर इनको नोटिस भी निकाल दिया है, और इनको ये भी बता दिया है कि उनकी सैलरी तब तक बंद रहेगी ताकि वो इस नोटिस का जवाब दें कि कल क्यों वो ड्यूटी पे नहीं थे। ये जम्मू की बात। कश्मीर में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पे सरकार पूछे ना जाए ना, और सरकार पूछेगी और जाएगी कैसे? आपको नाज़रीन मज़ेदार कहानी ये भी हकीकत बताते हैं, और ये हकीकत श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट से है। सिविल सेक्रेटरीट में अप्रैल मई के महीने में बाज़ाब्ता तौर पे एक सर्कुलर जारी हुआ था, और एक सेक्रेटरीज वगैरह के हवाले से बताया गया था कि कौन सेक्रेटरी किस दिन श्रीनगर में रहेगा, किस महीने किस हफ्ते जम्मू में रहेगा। वो एक बार नोटिस निकली एक महीने के लिए, और उसके बाद उस नोटिस का क्या हुआ ये न सरकार के अहदेदारों को पता है न हमें पता है। और जो भी सेक्रेटरी से कमिश्नर से मिलने के लिए सेक्रेटरी जाता है, श्रीनगर के सेक्रेटरी अगर वो जाता है तो वहां पे उनका क्लर्क, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बताता है साहब जम्मू में, और साहब जम्मू वहां हाल अहवाल पूछा जाता है तो जम्मू से जवाब आता है कि वो तो श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में। आखिर ये सेक्रेटरी कहाँ होते हैं? ये सरकार से पूछा जा सकता है, उन सेक्रेटरी से पूछा जा सकता है जो उनकी ड्यूटी, जीए डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि वो उनकी बाज़ाब्ता तौर पर ड्यूटी लगाए, जम्मू में कौन, कश्मीर में कौन, किस दिन कहाँ पे रहेगा, और फिर किस दिन के बीच में। ये भी खबर आपको बताते चलें, श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आम लोगों को तो आने के हवाले से बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन सहाफ़ियों का आना तो बिल्कुल बंद कर रखा है। बाहरी गेट पर सहाफ़ियों का पता चलते ही रोका जाता है, और जब तक न 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए धूप में उसको हाँका जाए, उसके साथ सही तौर पर वो सलूक किया जाए जिसका शायद ये सरकार समझती है वो हकदार है, तब तक उसको सेक्रेटरीट आने की इजाज़त, अंदर जाने की इजाज़त नहीं। और माना यही जा रहा है कि सेक्रेटरीट में सहाफ़ियों की रुकावट सिर्फ इस वजह से है कि अंदर का हाल अहवाल पता न चल जाए पब्लिक को कि अंदर कौन सेक्रेटरी आया हुआ है, कौन नहीं आया है, क्यों नहीं हो रहे, और इस सारे को लेके सरकार पर कई तरह के इल्जामात लगते हैं। कुछ मामलात हमने जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी एम के द्विवेदी से भी आज जानने की कोशिश की थी, तो साफ जाहिर है जब हमने कोशिश की बड़े पापड़ बेले, लेकिन पापड़ बेलने के बाद वही हुआ जो हम बता चुके हैं। कहानी वही कि सरकार यहाँ पे है, कहानी वही कि सरकार जम्मू में है, लेकिन जम्मू में भी पता चलता कि वहाँ नहीं है, श्रीनगर में भी देखा है तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है रियासत के एलजी से ज़रा हम बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो देखें कहाँ पे हैं हमारे सेक्रेटरीज, कहाँ पे हैं कमिश्नर्स। अगर वो दफ्तरों में हैं, अगर वो ग्राउंड पे हैं, तो फिर 1100 से ज़्यादा मुलाजमीन गैर हाजिर कैसे, और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों? लेकिन श्रीनगर में आज मुलाजमीन ने भी इसी मामलात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। 5 नुकाती फार्मूला मुलाजमीन ने बताया, इनकी ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं। और ये मुलाजमीन की एक तंजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये सभी लगभग सभी मुलाजमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया था कि सरकार अब सिर्फ व्हाट्सअप सरकार है, व्हाट्सअप मीडिया
मीडिया हमने सुना था, व्हाट्सएप, बाकी चीज़ें सुना करते थे, लेकिन इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ व्हाट्सएप सरकार है। तो क्या कहना था इनका, व्हाट्सएप सरकार है या कौन सी सरकार, ज़रा सुनते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, इस कुछ 6 हमने इसमें क्रक्स बना के रखा है ऐसा, ताकि सरकार तक पहुंच जाए और उनको भी आसानी हो जाए टाइम बाय टाइम इन मसलों को हल करने की। सबसे पहली बात मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी आला हुकाम तक, पर्टिकुलर हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी, वर्ती एडवाइजर्स, वर्ती चीफ सेक्रेटरी से। चलिए, ये श्रीनगर में मुलाजमीन का इल्ज़ाम 5 नुकाती एजेंडा भी बताया और बताया कि सरकार कहाँ है, पूछना चाहते थे, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं अभी और भी मामला थे जिन पे बात करनी थी, जो सरकार तक पहुँचाने थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अभी नहीं हो सका। कोशिश करेंगे कि हम अगले प्रोग्राम में आपको वो सभी से बाखबर करें, लेकिन फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे सनम एजाज को मेरी पूरी टीम, साहिल और साहिल के साथ साथ आबिद कादिर और समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करने के बानो। अल्लाह हाफिज़।